बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेटजी रिव्यू एवेल्यूएशन एंड कंट्रोल चैप्टर नंबर 9, जो कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का ये लास्ट चैप्टर है। उससे पहले शुरू के जो 6 चैप्टर्स थे उसके अंदर हमने स्ट्रेटजी फार्मूलेशन को कंप्लीट किया था, जो कि ओवरव्यू से शुरू हुआ था। परमिशन, विजन, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, स्ट्रेटजीज़ की टाइप्स एंड फाइनली जो है स्ट्रेटजी फार्मूलेशन पे एंड हुआ था। उसके बाद स्ट्रेटजिक जी इम्प्लीमेंटेशन के 2 चैप्टर थे, जिसमें हमने मार्केटिंग, MIS, फाइनेंस, R&D और प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन के ये सारे मैटर्स को डिस्कस किया था कि स्ट्रेटजी बन जाने के बाद यानी पेपर वर्क के बाद प्रैक्टिकली जब चीज़ें होती हैं तो फिर वो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ आता है। अब इम्प्लीमेंटेशन के दौरान या इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ जो हमें जो चीज़ें को फेस करना पड़ता है तो वो कौन कौन सी हैं, वो स्ट्रेटजी रिव्यू, एवेल्यूएशन एंड कंट्रोल में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट फार्मूलेटेड एंड बेस्ट इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटजी बिकम ऑब्सोलीट एज ए फर्म्स एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरमेंट्स चेंज। ठीक है, ये है कि अगर आप कोई भी अच्छी स्ट्रेटजी बनाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें, लेकिन अगर आपके इंटरनल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अगर चेंज हो जाता है तो फिर वो स्ट्रेटजी जो है वो आपकी फ्लॉप हो जाती है। मिसाल के तौर पर जैसे मिसाल हम कहते हैं भाई होंडा ने कोई छोटी गाड़ियाँ भले ही फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी होंडा ने बना ली, जैसे हमने होंडा को ही कंटिन्यू किया था, लेकिन अचानक से अगर वो फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ बनाते हैं, वो पेट्रोल के हिसाब से या CNG के हिसाब से अगर वो बना रहे हैं, लेकिन अचानक से जो है ना वो एनवायरनमेंट चेंज हो गया और दुनिया में सोलर गाड़ियां आ गई, जो कि आ भी चुकी हैं या आने वाली हैं, या इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है ना वो पाकिस्तान में आना शुरू हो गई। तो वो आप चाहे भले कितनी ही अच्छी गाड़ी, कितनी ही अच्छी प्रोडक्ट बना लें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर लें, कितना ही उसमें आप अपना पोटेंशियल लगा दें, लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो डेफिनेटली वो स्ट्रेटजी आपकी फ्लॉप हो जाएगी। आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट वहाँ पे वो वाले प्रोडक्ट डेवलपमेंट का आइडिया जो है ना काम नहीं आएगा। देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल फॉर स्ट्रेटजीज टू सिस्टमेटिकली रिव्यू, एवेल्युएट एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रेटजीज। इसीलिए बेहतर है कि आप चीज़ों को डे टू डे के हिसाब से रिव्यू करें, देखें कि क्या चेंजेस आ रहे हैं और उसके अंदर हम अकॉर्डिंगली हैं। अगर चेंजेस कोई मेजर नहीं है और उस तरीके से चल सकता है तो फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज़ अगर चेंजेस मेजर हैं तो फिर हम अपनी स्ट्रेटजी को रिव्यू करते हैं। स्ट्रेटजी वैल्यूएशन इज़ ए वाइटल टू एन ऑर्गेनाइजेशंस वेलबींग। टाइमली इवेल्यूएशन कैन अलर्ट मैनेजमेंट टू पोटेंशियल और एक्चुअल प्रॉब्लम्स बिफोर ए सिचुएशन बिकम क्रिटिकल। ठीक है, ये बिल्कुल मैं अगेन आपको वही कोडेक की एग्जांपल जो है ना आपको इन्हीं के कोट करूँगा यहाँ पे। जब उनको कहा गया कि भाई डिजिटल कैमरास आ रहे हैं, आप अपने जो है ना वो बिज़नेस को डाइवर्सिफाई करें, मैनुअल सिस्टम से डिजिटल की तरफ जाएं, तो वो ये जो मशवरा था या ये जो एवेल्यूएशन थी वो ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए थी, एवेल्यूएशन जो वेलबींग के लिए थी, लेकिन मैनेजमेंट ने उसको जो ना नहीं लिया इतना सीरियस, और बाद में फिर उनको आपको अंदाज़ा है कि फिर कंपनी को शट डाउन होना पड़ा। और इस तरीके से दुनिया में और भी बेतहाशा जो है ना वो एग्जांपल्स आपको मिलेंगी। तो जो है ये एवेल्यूएशन को करने के बाद अगर कंपनी को कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है तो कंपनी को फ़ौरन से इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, अदरवाइज़ जो है वो मार्केट से आउट हो जाएंगे। याद रखें, हमें मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलती। ये बड़ा मिथ है कि हम जो चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं तो हमें चीज़ों को मार्केट के हिसाब से बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम जो है ना कोई चीज़ या कोई सर्विस या कोई भी इस किस्म की ऑफ़र दें जो कि मार्केट के अंदर एक्सेप्टेबल ना हो, तो भले वो चीज़ हमारी कितनी भी अच्छी हो लेकिन वो चीज़ पर नहीं चलेगी, मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप लोग अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं 97 में, 98, 97 में, तो मोबाइल अभी इतना पाकिस्तान में फ़ेमस नहीं हुआ था, बल्कि दुनिया में भी इतना फ़ेमस नहीं हुआ था। ठीक है, मोबाइल आ तो चुका था लेकिन दुनिया भर में इतना वो आम नहीं था। तो टेलीफोन होता था जिसके थ्रू हम फ़ोन करते थे। ठीक है, तो अब इसमें ये था कि लोगों को अब तो एक तो ये था कि कॉल कर ली, दूसरा ये कि मैसेज
या एसएमएस वगैरह इस टाइप का कोई सर्विस नहीं थी। ये मैं मोबाइल आने से पहले की बात कर रहा हूँ। तो मोबाइल दुनिया में थोड़ा बहुत आ चुका था, यानी ऐसा नहीं था कि मोबाइल आ चुका, लेकिन एक कंपनी है, मैं उसका नाम यहाँ पे भूल रहा हूँ, लेकिन ये उस कंपनी ने एक एसएमएस मशीन बनाई, यानी जो सर मैसेज कर सकते, वो टेलीफोन के साथ अटैच होती थी और उस पर आप मैसेज कर सकते थे, टेक्स्ट मैसेज। वो टेक्स्ट मैसेज जो है ना सामने वाले नंबर पे पहुंच जाता था। ठीक है, हम में से बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये मशीन भी बनी थी। ये मशीन हमारे आगा खान कराची हॉस्पिटल में जो है ना वो लगाई भी गई थी। ठीक है, इस तरीके से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको लिया भी था, लेकिन फ़ौरन ही थोड़े ही अरसे में, साल 2 साल में दुनिया में मोबाइल जो है ना इमर्ज हुआ। तो ये जो मशीन है, ये किसी, यानी आप किसी से अगर पूछ लें तो 80-90% लोगों को पता भी नहीं है कि एसएमएस मशीन भी जो है ना मार्केट में आई थी, और वो बहुत सारी कंपनीज ने उनको लिया था, लेकिन ये कि वो आते ही गुम हो गई, क्योंकि उन्होंने अकॉर्डिंग टू द मार्केट नीड, उनको उस हिसाब से उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि उससे भी बेहतर जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट आने वाला है, जो एसएमएस का पर्पस भी सर्व कर रहा है, फ़ोन का पर्पस भी सर्व कर रहा है। तो ये जो है ना वो टेक्नोलॉजी आते ही जो है ना वो मार्केट में उसने वो नहीं चल पाई, और इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मार्केट में आती हैं, हमारी नज़रों से सिर्फ वो गुज़रती हैं जो कि मार्केट की नीड्स को पूरा करती हैं। ठीक है, अगर वो मार्केट की नीड्स को पूरा नहीं करती, भले वो कितनी ही चीज़ अच्छी हो, लेकिन ये कि वो फिर मार्केट से आउट हो जाती हैं। स्ट्रेटजी इवेल्युएशन इंक्लूड्स 3 बेसिक एक्टिविटीज़। ठीक है, स्ट्रेटजी के अंदर जो मेन 3 चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहली कि इस वक्त जो हमारी स्ट्रेटजी बनी है उसके पीछे हमारे बेसिक क्या हैं, क्या चीज़ें हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन सी थ्रेट्स हैं, कौन सी स्ट्रेंथ हैं, कौन सी वीकनेसेस हैं। ठीक है, उनको हमें एग्जामिन करना है कि आया वही अपॉर्चुनिटीज़, वही थ्रेट्स, वही सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हमारी स्ट्रेटजी खड़ी है। दूसरा, कंपेयरिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स टू द एक्चुअल रिजल्ट। हमने क्या एक्सपेक्ट किया था, हमने क्या सोचा था कि अगर हम ये स्ट्रेटजी लेकर आएंगे तो हमारी सेल ये हो जाएगी, हमारा ये परफॉर्मेंस ये होगी, हमारा मार्केट शेयर ये होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन आया एक्चुअल रिज़ल्ट जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली हैं, ये हमें दूसरा चीज़ देखनी है। तीसरा, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस टू इंश्योर द परफॉर्मेंस कन्फर्म्स टू द प्लान। ठीक है, उसके बाद हमें जो है ना एक्शन प्लान लेना है कि जो हमारी परफॉर्मेंस है वो हमारे अकॉर्डिंग टू द प्लान्स जो है वो चल रही है या नहीं चल रही। तो उसको जो है ना फिर हम ये सारी चीज़ें इवेल्युएट करने के बाद हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं कि अगर कहीं पे हमसे कोई गलती हो रही है, कहीं पे कोई मसला हो रहा हो, तो फिर उस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि हमारी जो प्लान्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी परफॉर्मेंस जारी है, तो उस हिसाब से फिर हम एक्शन लेते हैं। तो ये स्ट्रेटजी एवेल्यूशन के 3 बेसिक एक्टिविटीज़ हैं। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटजी रिव्यू। एडिक्वेट एंड टाइमली फीडबैक इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेटजी एवेल्यूशन। लाजमी बात है, टाइमली यहाँ पे जो फीडबैक होगा या इफ़ेक्टिव जो है इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी एवेल्यूशन के लिए बहुत ही जो है ना वो नेसेसरी है, सही और टाइमली फीडबैक, क्योंकि इससे जो है ना आपको एक्चुअल और प्रॉपर सिचुएशन का पता लगता है और आपको वो चीज़ टाइम पे पता लग जाती है। याद रखें, सारा टाइम का खेल होता है। जो फर्स्ट मूवर होता है, जो फर्स्ट टाइम मार्केट में आ गया, तो फिर जो है ना वो मार्केट में अपनी जगह बना लेगा। जैसे अभी 5G टेक्नोलॉजी अगर आप लोगों के इल्म में हो तो ये भी टाइम का गेम है, क्योंकि 4G टेक्नोलॉजी तो हर किसी के पास है, लेकिन 5G टेक्नोलॉजी भी दुनिया में आ चुकी है। अब ये USA और चाइना के आपस में जो है ना एक तरह की इकोनॉमिक वॉर है, जिसने आपको पता होगा कि हुआवे जो हमारा जो नेटवर्क है चाइना का, उसको अमेरिका में बैन कर दिया गया। गूगल जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कि गूगल अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, तो उन्होंने जो है ना वो चाइना की हुआवे सेट्स को जो है ना वो एक्सेस यानी उनको सपोर्ट देना बंद कर दिया है। तो इस किस्म की ये सारी स्ट्रेटजीज़ हैं। तो टाइमली फीडबैक जो है, अगर आप कोई चीज़ टाइम पे लेके आते हैं, टाइमली फीडबैक के हिसाब से आप रिस्पॉन्ड करते हैं, और तो फिर आप मार्केट में सक्सेसफुल रहेंगे। थोड़ा लेट होंगे तो आप मार्केट से बिल्कुल आउट हो जाएंगे।
Strategy evaluation is important because organization face dynamic environment in which key external and internal factors can change quickly and dramatically. ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि आपके जो अंदर जो इंटरनल आपकी फैक्टर्स हैं, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस हैं या थ्रेट्स या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये डे टू डे चेंज करती हैं। ये सारी ज़िंदगी सेम नहीं रहती, ये वक्त के साथ साथ जो है ना वो चेंज। तो एक तो टाइमली फीडबैक होना चाहिए, दूसरा ये कि आपकी जो डे टू डे जो आपकी ये चीज़ें चेंज हो रही हैं उसको जो है ना आपको एवेल्यूएट करने में हेल्प मिलती है कि कौन सी चीज़ें चेंज हुई हैं, जाके जहाँ पे जो है ना हम अपना चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेटजी इवेल्यूशन इज एसेंशियल टू इंश्योर दैट स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर बीइंग अचीव्ड। और इवेल्यूशन में हमें ये भी पता लगता है कि हमने कौन से टारगेट्स अचीव किए हैं और कौन से टारगेट अचीव करने हैं, क्या कहीं पे कमी बेशी है। यानी स्ट्रेटजी रिव्यू और इवेल्यूशन के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है। एक तो हमें टाइमली पता लग जाता है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारी स्ट्रेटजी जो है ना कहाँ खड़ी है, हमारे कितने जो स्वॉट एनालिसिस में क्या फ़र्क आया, कौन से कंपोनेंट में चेंजेस आई है, कितने ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं, कैसे अचीव हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी स्ट्रेटजी एवेल्यूशन के अंदर हमें पता लग जाता है। उसके बाद रिमुलेट्स 4 क्राइटेरिया जो हैं, इसमें कंसिस्टेंसी है कि आपकी स्ट्रेटजी जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका एक डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा हो और दूसरा डिपार्टमेंट अच्छा काम ना कर रहा हो, या एक जगह पे आपने रिसोर्स एलोकेशन की हुई है दूसरी जगह पे नहीं की। तो ऐसा ना नहीं होना चाहिए। स्ट्रेटजी के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। पूरी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी बनती है तो सारे डिपार्टमेंट्स को मिल के उसके अंदर काम करना होता है। तो स्ट्रेटजी के अंदर जो है कंसिस्टेंसी लाजमी मैटर करती है और वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके प्लान्स, आपकी स्ट्रेटजीज़ का आपस में कंसिस्टेंट होना लाजमी है। उसके बाद दूसरा उन्होंने क्राइटेरिया बताया कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स के अंदर उन्होंने कहा कि भाई आपका जो है जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट होनी चाहिए। यानी आपके जो ट्रेंड्स मार्केट में चल रहे हैं उसके हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी जो है उसके साथ होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेंड्स जो है इंडिविजुअल ट्रेंड्स या सेट्स ऑफ ट्रेंड्स जो भी मार्केट में चल रहे हों, तो जो आपके की इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से चीज़ें चेंज हो रही हों तो स्ट्रेटजी उसके साथ आपकी जो है ना वो मैच करनी चाहिए और स्ट्रेटजी को अकॉर्डिंग टू उसके रिवाइज कर लेना चाहिए। यानी कॉन्सोनेंट्स इन अदर वर्ड्स अगर हम उसको नटशेल में बताएं कि स्ट्रेटजी का जो है वो कनेक्शन होना चाहिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ और इसके अकॉर्डिंगली जो ट्रेंड्स चल रहे हैं ट्रेंड्स के हिसाब से स्ट्रेटजी को सेट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिजिबिलिटी कि आपकी जो फिजिबल यानी आपने जो रिसोर्स एलोकेशन की है, रिसोर्सेज 3 तरह के होते हैं। एक आपके फिजिकल रिसोर्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं और फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्स में रिसोर्स जो है ना वो क्वांटिफाइबल होते हैं, वो जो ना पता लग जाते हैं कि कितने हैं। लेकिन जो फिज़िकल और ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको भी आपको अकॉर्डिंग टू जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको एलोकेट करना चाहिए ताकि सारे डिपार्टमेंट्स जो जो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ज़्यादा जिसका काम है उसको ज़्यादा आप रिसोर्स एलोकेट कर दें अकॉर्डिंग टू द नीड। लेकिन जो है रिसोर्स एलोकेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस चीज़ को फिजिबल बनाया जाए ताकि वो उस चीज़ को अचीव कर सके। ऐसा ना हो कि हम एक चीज़ सेट तो कर लें लेकिन उसके लिए फिर हमारे लिए अचीव करने के लिए हमारे पास वो चीज़ें ना हों, वो हमारे पास रिसोर्स ना हो। तो रिसोर्स एलोकेशन की जाए ताकि उस चीज़ को अचीव करने में आसानी हो। तीसरी चीज़ हमारे पास, चौथी चीज़ है एडवांटेज। तो स्ट्रेटजी के अंदर जो मेन चीज़ है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है ना वो हासिल हो। कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है ना वो आंसर ऑफ वाई होता है। यानी अगर आप किसी बंदे से पूछें कि वो आपको सजेस्ट करता है कि भाई आप फलां प्रोडक्ट ख़रीदो, तो आप पूछते हैं कि वाई यानी क्यों, तो वो जो उसका जवाब देता है तो वो बेसिकली जो है उसका कम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। मिसाल अगर कोई कहे कि भाई जो है ना आप सैमसंग का मोबाइल ख़रीदो या ओप्पो ख़रीदो, तो आप पूछेंगे क्यों, तो वो कहता है इसके कैमरा का रिज़ल्ट अच्छा है, इसकी मेमोरी ज़्यादा है वगैरह वगैरह। तो वो जो आपको रिप्लाई करेगा वो कम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। अब कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है रिसोर्सेज के अंदर भी हो सकता है और हमारे पोजीशन के हिसाब से भी हो सकता है। तो ये कम्पिटिटिव एडवांटेज अब कम्पिटिटिव मिलिट्री के अंदर यानी अगर आप दुनिया भर में
फौजी या आर्मी को जो अगर देखें, आर्मी जो ताकतें हैं तो उनकी जो ताकत को मेजर किया जाता है वो रिसोर्सेस के हिसाब से मेजर किया जाता है। अगर हम यूएसए की आर्मी को दुनिया की बेस्ट आर्मी कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही बहादुर हैं, बाकी जो है ना वो लड़ते नहीं हैं, ये बात नहीं है। उनको अगर बेस्ट आर्मी कहा जाता है तो ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेस कहा जाता है। उनके पास वो चीज़ें हैं, वो टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में दूसरे किसी मुल्क के पास नहीं है। ठीक है, चाइना भी जो है ना अभी उसके पीछे है, क्योंकि चाइना का जो टारगेट था कि वो अपनी आर्मी को भी दुनिया की बेस्ट आर्मी इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज बनाना चाहता था। जो उनका टारगेट था कि वो 1948 और 2048 में वो अचीव करेगा, यानी जो उसके 100 साला जो उसका टारगेट था कि 100 ईयर्स कंप्लीट होने पे वो जो है ना अपनी आर्मी को दुनिया की बेहतरीन आर्मी का जो टारगेट है वो अचीव कर लेंगे। उसके पीछे वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन अब जो है ना इस साल यानी पिछले साल उन्होंने अपने टारगेट को रिवाइज़ किया है, और रिवाइज़ किया है यानी ये जो यूएसए इलेक्शन हुए हैं उन्होंने रिवाइज़ किया है अपने जो टारगेट्स को, और उन्होंने अब ये टारगेट रखा है 2027 में। 2027 में ये अपनी आर्मी को जो है वो दुनिया की बेहतरीन आर्मी यानी नंबर 1 आर्मी के तौर पे देखना चाह रहे हैं। उसके लिए वो वर्किंग कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जो पास्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये दुनिया में कैसा भी अमेरिकन प्रेसिडेंट था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी या सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो जंग वगैरह वॉर वगैरह पे यकीन नहीं रखते थे। वो उनकी कोशिश थी कि इकोनॉमी को बेहतर किया जाए और अमेरिका को फिर से जो है ना अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। जो इकोनॉमिक उनकी पोजीशन डे बाय डे ख़राब हो रही है उसको संभाला जाए, और जो गैर ज़रूरी जो एक्सपेंसेस हो रहे थे वॉर्स के ऊपर आर्मी डिप्लॉय करने पे, तो वो आस्ता आस्ता करके वो चीज़ें ख़त्म कर रहा था। तो फिर चाइना को भी जो है ना ये थ्रेट नहीं था कि कहीं कोई ऐसा इशू होगा और या कोई मसले होंगे, तो वो भी उसी हिसाब से अपना टारगेट जो 2048 का लेकर चल रहे थे। लेकिन फिर हुआ ये कि जो ना इलेक्शन हुए, इलेक्शन में जो ना ट्रंप हार गए और जो बाइडन जो है वो जो ना वो अमेरिका के नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो ना वो इलेक्ट हो गए, जो कि जनवरी 2021 में जो ना वो हलफ लेंगे। तो जो इनकी जो डेमोक्रेटिक पार्टी से उसका ताल्लुक़ है, तो इस पार्टी का जो पीछे जो अगर आप हिस्ट्री देखें तो यानी जो बराक ओबामा का जो दौर था तो उसके अंदर जो ना वैसे तो ये भी वॉर्स के ऊपर इतना यकीन नहीं रखते, क्योंकि ये जो वॉर्स के ऊपर जो स्ट्रेटजी है वो रिपब्लिकन पार्टी की है। आप सीनियर बुश और जूनियर बुश को भी देख लें, और ट्रंप भी उसी पार्टी से का हिस्सा था, तो इनका साथ। लेकिन ट्रंप ने फिर अपना जो है जो पोजीशन को अलाइन किया और उन्होंने वॉर्स से हट गए। लेकिन अगर बराक ओबामा का आप दौर देखें तो उसमें पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमले या अफ़गानिस्तान के अंदर जो फ़ौज को डिप्लॉय करना या बाकी मामलात जो थे उनको, उन मसलों को, या जो मिडल ईस्ट है, शाम, सीरिया जो है उसके अंदर दाइश और ये मामलात, तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने स्टिमुलेट किया था, चीज़ों को उन्होंने सख्त करके रखा था। तो अब दोबारा जो बाइडन भी उसी पार्टी का है, और जो बाइडन था वो नायब सदर था यानी वाइस प्रेसिडेंट था ओबामा के टेन्योर में। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का जो केरी लोगर बिल जो पेश हुआ था तो उसके अंदर भी जो है ना उसका बड़ा एक रोल था। तो यानी कहने का मकसद ये है कि जो बाइडन है उसको हमारे खत्ते यानी पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, या यूँ कह लें कि ये जो एशियन बेल्ट है उसके बारे में अच्छी खासी मालूमात है। डोनाल्ड ट्रंप को इस किस्म की इतनी मालूमात नहीं थी हमारे खत्ते की, यानी हमारे खत्ते की साइकोलॉजी को वो उतना अंडरस्टैंड नहीं करते थे। ठीक है, उनको जो रिपोर्ट देते थे एक अलग मसला है, लेकिन ये जो पर्सनल एक उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है पिछले समझो कि 10-15 सालों से, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ना यहाँ पर इन्वॉल्व रहे हैं, तो ये अच्छे तरीके से यहाँ चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन कहाँ लाया कर रहा है। तो इस हिसाब से फिर चाइना को ये डर है, या चाइना ये समझता है कि जो बाइडन के आने के बाद उनके लिए जो है ख़तरात बढ़ जाएंगे जंग के या बाकी मामलात के। तो फिर उन्होंने अपने आप को रीअलाइन किया है कि भाई अब जो टारगेट है बेस्ट आर्मी का वो हम 2027 तक जो है ना वो अचीव करेंगे।
तो बहरहाल वो अचीव होता है या नहीं होता, लेकिन ये कि उसके ऊपर अब उन्होंने काम शुरू कर दिया है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एडवांटेज जो है, ये बेसिकली जो मिलिट्री के अंदर कम्पिटिटिव एडवांटेज, ये भी बड़ा यूज़ होता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बेसिकली जो कोर्स है, ये मिलिट्री यानी आर्मी वगैरह में भी ये कोर्स पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसका बड़ा रोल होता है। क्योंकि मुल्क जो कंट्रीज़ होते हैं वो 100 200 साल के प्लान लेके चल रहे होते हैं कि हमें कहाँ जाना है, जो है ना दफाई हिसाब से कहाँ पहुँचना है। ठीक है, ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बल्कि कंट्री लेवल के लिए भी ये जो है ना वो कोर्स यूज़ होता है, और आर्मी में बाकायदा ये कोर्स पढ़ाया जाता है। तो बहरहाल यहाँ कम्पिटिटिव एडवांटेज से बात निकली कि कम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब ये है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको डिफ्रेंशिएट कर दे दूसरों से। तो ये भी आपकी स्ट्रेटजी की मदद से ये चीज़ आपको अचीव होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटजी रिव्यू एंड एवेल्यूएशन एंड कंट्रोल। तो इनिशियल मैनेजमेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सपेक्टेशन अजम्पशंस। ठीक है, ये क्यों होता है? आपको जो है ना बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है, आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को रिव्यू करने में और बाकी चीज़ों में जो है ना अंडरस्टैंड करने में जो है ना आपको पता लगता है कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या लेकर जो चीज़ों को हम आगे बढ़े थे। ठीक है, और स्टिमुलेट क्रिएटिविटी इन जनरेटिंग अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी। आपको स्ट्रेटजी रिव्यू से अल्टरनेट स्ट्रेटजीज़ बनाना और उनको एवेलुएट करने में जो है ना वो हेल्प आउट आपको यानी हेल्प मिलती है। और इसके अलावा भी परफॉर्म ऑन एन कंटिन्यूअल बेसिस रादर देन एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटजी आप आज बना ली और आप बोलें कि भाई जैसे फाइनेंशियल ईयर 1 साल के बाद मुकम्मल होता है तो 1 साल के बाद बैठ के हम देखेंगे क्या होता है। नहीं, इसको आपको रोज़ाना की बुनियाद पे देखना होगा कि डे टू डे हमारे मामलात कैसे चल रहे हैं, कि ऐसा ना हो कि उसको और उसके अकॉर्डिंगली हमें रिस्पॉन्ड करना होगा। बिल्कुल ऐसा समझें कि मार्केट जो है ना वो एक मैदान जंग है, उसमें डिफरेंट कंपनीज़ जो है वो ऑपरेट कर रही हैं। तो आपको रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी स्ट्रेटजी को अलाइन करना होगा और मार्केट में अपनी जगह बनाए रखनी होगी। तो ये डे टू डे का प्रोसेस है। ठीक है, और फिर आपको रिवाइज्ड IFE मैट्रिक्स में आप बनाते हैं, रिवाइज्ड EFE मैट्रिक्स आप बनाते हैं और ये देखते हैं कि आपने जो स्ट्रेंथ्स पहले से सेट की थी वही आपकी हैं। ठीक है, कौन सी नई स्ट्रेंथ आपके अंदर आ चुकी हैं, क्या आपकी जो वीकनेसेस जो पहले थी आज भी वही हैं। ठीक है, कौन सी जो है ना दूसरी वीकनेसेस हैं या कौन सी वीकनेसेस को आप ओवरकम कर चुके हैं। क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटी जो पहले थी अब भी वही हैं या चेंज हो चुकी हैं। क्या वो जो थ्रेट्स थी वही हैं या उस कुछ थ्रेट्स को हमने ओवरकम कर लिया, कुछ थ्रेट्स जो है ना वो नहीं आ गई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वैल्यूएशन और कंट्रोल में हम देख रहे होते हैं। उसके बाद स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क है। ठीक है, जिसमें ये टेबल गिवन है। टेबल के अंदर जो है ना एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर हैव नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली। 2 चीज़ों के बेसिस पे ये टेबल बना है। एक तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो है ना चेंज नहीं हुए। नंबर 1, द फर्म इज़ मेकिंग सेटिस्फैक्ट्री, और उनकी प्रोग्रेस जो है ना वो सही है। एक तो मार्केट में कोई बड़ा चेंज नहीं आया, यानी ना इंटरनल यानी कंपनी का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस यानी स्वॉट एनालिसिस में कोई चेंज नहीं है, और कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ठीक है, तो अगर ये है तो फिर कंपनी को कंटिन्यू रखना है। अगर इन दोनों में किसी एक में भी चीज़ में फ़र्क है तो कंपनी को अपना करेक्टिव एक्शन लेना है। जैसे मैं 1-2 पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, मेजर चेंजेस हुई हैं मार्केट के अंदर? नो। अगर मेजर चेंजेस नहीं हुई हैं, नहीं। ठीक है, ठीक है, मेजर चेंजेस जो है ना एक्सटर्नल यानी इंटरनल मेजर चेंजेस हुई हैं? नहीं। स्ट्रेंथ वीकनेसेस में कोई फ़र्क है? नहीं। अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स में कोई फ़र्क है? नहीं है। यानी ये दोनों चीज़ें सेटिस्फैक्ट्री हैं। लेकिन क्या कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है? कंपनी की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है। तो यानी ठीक है, ये एक फैक्टर हमारा जो पहला फैक्टर है ये तो ठीक है, लेकिन दूसरे फैक्टर में मसला है। तो फिर हम क्या करेंगे? करेक्टिव एक्शन लेंगे। भले ये इंटरनल और स्वॉट एनालिसिस में भले कोई फ़र्क ना हो, लेकिन अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो हम करेक्टिव एक्शन लेंगे। उसके बाद इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और परफॉर्मेंस तीनों चीज़ें सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो लाजमी बात है आपको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, इंटरनल यानी स्वॉट एनालिसिस आपका चेंज हुआ है, ठीक है, और कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो भी अच्छी नहीं है तो लाजमी बात है आपको करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे। ठीक है, इंटरनल आपका जो है चेंज हुआ है और एक्सटर्नल आप एनवायरनमेंट सेम है लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, फिर भी आपको करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे। आपको करेक्टिव एक्शन कहाँ नहीं लेने पड़ेंगे? जहाँ पे ना आपके इंटरनल ना आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई डिफरेंस हो
और आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, तो फिर आपको कंटिन्यू रखना है। अदरवाइज़ जितने भी सेट्स आप बना लें उसमें आपको करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नो चेंज, इंटरनल एनवायरनमेंट नो चेंज। स्वॉट एनालिसिस में कोई फ़र्क नहीं, पर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा जो कोई भी ऑप्शन बनेगा उसमें आपको अपने करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे। उसके बाद स्ट्रेटजी रिव्यू, इवैल्यूएशन, मेजरिंग ऑर्गेनाइजेशन, कंपेयर एक्सपेक्टेड टू एक्चुअल रिजल्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम वेरिएंट्स पढ़ते थे, अब चूँकि वो मटेरियल और बाकी इन चीज़ों के हिसाब से था, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड था। यहाँ पे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है, ऑब्जेक्टिव्स है, एनुअल ऑब्जेक्टिव्स थे, सेल कितनी होगी, ग्रोथ कितनी होगी, ईपीएस कितना होगा, नेट इनकम कितनी होगी, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, एक्सपेक्टेड कितना था, एक्चुअल कितना है, तो उन दोनों का हम फ़र्क यानी डिफरेंस यानी वेरिएंस करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे। इन्वेस्टिगेट डेविएशन फ्रॉम प्लान्स, जो डेविएशन होगा, जो डिफरेंस होगा, उनकी रीजंस फाइंड आउट करेंगे। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखेंगे कि कंपनी के इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस कैसी है, डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी। एग्जामिन प्रोग्रेस टूवर्ड्स स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। उसके बाद हम प्रोग्रेस को एग्जामिन करेंगे कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स सेट किए थे उसके अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया फॉर स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन, कंपेयर ए फर्म्स परफॉर्मेंस ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड्स, ठीक है। कंपनी की परफॉर्मेंस देखें ओवर द टाइम अच्छी हो रही है या ख़राब हो रही है, ठीक है। अगर डे टू डे कंपनी में बेहतरी आ रही है, वैसे एक मशहूर कोट है कि इंसान के लिए है कि अगर यानी आपको अपने आप को यानी आपको देखना है आपका आज आपके कल से बेहतर है, तो उसका मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं। कंपेयर ए फर्म्स परफॉर्मेंस टू कंपटीटर्स परफॉर्मेंस, आपको अपनी परफॉर्मेंस को कंपटीटर के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ सही है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल के हिसाब से बंदे इंसानों के हिसाब से पूछेंगे तो ये चीज़ जो एक रिकमेंडेड नहीं है जो ना, लेकिन ये कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस जो आपको फर्म्स परफॉर्मेंस है कंपटीटर के साथ देखनी है कि आप कहाँ लाया कर रहे हैं, आपका कंपटीटर कहाँ लाया कर रहा है। कंपेयर ए फर्म्स परफॉर्मेंस टू इंडस्ट्री एवरेज के साथ देखना है। सम की रेशोज़, कुछ रेशोज़ हैं फाइनेंशियल जिसको आपको देखना है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, आरओई कितना है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, मार्केट शेयर, डेट टू इक्विटी, अर्निंग पर शेयर, सेल्स ग्रोथ, एसेट ग्रोथ वगैरह वगैरह। ये चीज़ें आपको देखनी है कि आपकी कंपनी के इंडस्ट्री के कंपटीटर की कैसी हैं, ताकि आपको पता लगे कि आप कहाँ लाया कर रहे हैं। उसके बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, ठीक है। टेकिंग करेक्टिव एक्शन इज द फाइनल स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन एक्टिविटी, ये आपके लास्ट पार्ट होता है। इट रिक्वायर्स मेकिंग चेंजेस टू कम्पिटिटिवली रिपोजिशन ए फर्म फॉर फ्यूचर। एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस दैट मे बी नीडेड आर अलर्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हो सके आपको उसको स्ट्रक्चर को अलर्ट करना पड़े, अल्टर करना पड़े सॉरी, और जो है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस आपको उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना पड़े। रिप्लेसिंग वन और मोर की एम्प्लॉयज़, आपको एम्प्लॉयज़ को जो है ना वो हो सके राइट पर्सन ऑन राइट जॉब के ऊपर लगाना पड़े, आपको ट्रांसफ़र करने पड़े, या हो सके आपको किसी को फायर करना पड़े, किसी नए बंदे को हायर करना पड़े। सेलिंग ए डिवीज़न, अगर कोई चीज़ आपकी कोई पार्ट बिजनेस का सही काम नहीं कर रहा उनको सेल आउट करना है, ठीक है। डिवाइजिंग न्यू पॉलिसीज़ हो सके आपको बनानी पड़े, हो सके आपको नए शेयर मार्केट में इशू करने पड़े, हो सके आपको रिसोर्स एलोकेशन को चेंज करना पड़े, ठीक है। रिवाइजिंग द फर्म्स मिशन, हो सके आपको मिशन को चेंज करना पड़े। टेकिंग करेक्टिव इज नेसेसरी टू कीप एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन ट्रैक टुवर्ड्स अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद फाइनली द बैलेंस scorecard is a strategy evaluation tool. It uses both quantitative and qualitative measures to evaluate strategies. A balanced scorecard analysis requires firms to answer these questions. How well is the firm continually improving and creating value along measures such as, यानी फर्म इनोवेशन के अंदर, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप के अंदर, प्रोडक्ट डेवलप क्वालिटी के अंदर, ऑपरेशनल प्रोसेस एफिशिएंसी के अंदर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हाउ वेल इज़ द फर्म sustaining or improving upon its core competencies and competitive advantage. How satisfied are the firm's customer? ये तीन चीज़ों के सवालों के जवाब जो है बैलेंस स्कोर के साथ दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस्ड स्कोर कार्ड को देखते हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर जो है ना 6 कंपोनेंट होते हैं। कस्टमर, मैनेजर्स, ऑपरेशंस प्रोसेसेस, कम्युनिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस एथिक्स, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड फाइनेंशियल, ठीक है। इसमें जो है ना हम डिफरेंट पॉइंट्स जो है ना वो करते हैं कि कस्टमर हमारे सेटिस्फाइड हैं,
उनको क्या हम टारगेट के हिसाब से चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं, मैनेजर्स एम्प्लॉइज़ हमारे सेटिस्फाइड हैं, किस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है, उस तरीके ऑपरेशन और प्रोसेस हमारे बेहतर चल रहे हैं, कम्युनिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कितना एड्रेस कर रहे हैं, एथिक्स को या नेचुरल एनवायरनमेंट को हम कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली हम कितना स्ट्रांग है। तो ये डिफरेंट आपको यहाँ पे अपने जो टारगेट्स थे वो यहाँ पे लिखने होते हैं, ठीक है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए कितना टाइम फ्रेम आपने लगाया है, ठीक है, और उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है किसी की कि वो जो है उसने उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश की या नहीं की। तो ये सारी चीज़ें हम बैलेंस स्कोर कार्ड में लिखते हैं, फिर बैठ के असेस करते हैं कि कौन से एरिया हमारा स्ट्रांग हुआ है, कौन से एरिया को हमने अचीव कर लिया है, कौन से एरिया को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसका जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है वो कौन है, ताकि उनसे पूछा जाए कि भाई आपने ये चीज़ें क्यों नहीं की, ठीक है। अब ये एक जनरल फॉर्मेट है बैलेंस स्कोर कार्ड का। द बेसिक फॉर्म ऑफ बैलेंस स्कोर में डिफ़र फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये वेरी कर सकता है। तो ये ओवरऑल स्ट्रेटजी रिव्यू एंड एवेल्यूशन के अंदर चीज़ें हैं। अगेन लास्ट में यही चीज़ मैं कहूँगा कि ये सारा जो है ना एक जजमेंट प्रोसेस है, ये वेरी कर सकता है कंपनी टू कंपनी, और इसमें जो है आपकी एनालिटिकल स्किल्स जो है वो काउंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।